हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सब अभी देख रहे हैं यानी कि एग्ज़ाम के दिन देख रहे हैं ये वीडियो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है एग्ज़ाम का दिन। तो आज आप इस वीडियो को देखेंगे तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज इस वीडियो में और क्वेश्चन आंसर और ट्रिक्स कि क्वेश्चन का आंसर को याद कैसे रखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, नात्सीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी। नात्सीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी। नात्सीवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए है, ना कि लोगों के लिए, ना कि राज्य लोगों के लिए। नात्सीवाद लोकतंत्र तथा साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता था। यानी कि आप समझिए, नात्सीवाद के अनुसार जो था, राज्य सबसे ऊपर है और लोग राज्य के लिए है, लोग राज्य के लिए है और ना कि राज्य लोगों के लिए। राज्य लोगों के लिए नहीं है, राज्य लोगों के लिए नहीं है, लोग राज्य के लिए है। यह नात्सीवाद की मुख्य विशेषताएं थी। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से अनाज कैसे खरीदती है। तो ये अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद रखना हो तो आप अपने मुख्य भाषा में यानी कि अपनी भाषा में याद रखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन का आंसर पता हो। तो देखिए, भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनके गेहूं तथा चावल खरीदता है, उनका भंडारण करता है। किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस प्रकार एफसीआई अनाजों का भंडारण करता है। यानी समझिए कि भारतीय खाद्य निगम जो है, एफसीआई जो है, किसानों से उनकी गेहूं और चावल खरीदता है और उसका भंडारण करता है, यानी स्टॉक करता है, उसका स्टॉक करता है और किसानों को उनके फसल के लिए उचित मूल्य, अच्छा दाम प्रदान करता है, अच्छा दाम देता है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस प्रकार एफसीआई अनाजों का भंडारण करता है, अनाजों का जो भंडारण स्टॉक करता है। जो आप अपने मुख्य भाषा में याद रखिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन का आंसर तुरंत याद आ जाएगा। अगर आप किताब के भाषा में याद रखिएगा, याद रख सकिएगा तो ठीक है, अगर याद नहीं रख सकिएगा तो आप याद नहीं आएगा एग्जाम में। तो आप सबसे बेहतर होगा कि आप अपनी भाषा में इसको समझिए और अपने भाषा में कन्वर्ट कीजिए। जैसे कि भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनके गेहूं और अनाज खरीदता है और उसका स्टॉक करता है, यानी भंडारण करता है, किसानों को उसके लिए अच्छा दाम देता है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस प्रकार एफसीआई अनाजों का भंडारण करता है, यानी भारतीय खाद्य निगम इस प्रकार अनाजों का स्टॉक करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है जिसके तहत वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यहाँ पर दो गो है लेकिन आप एक ही को मान लीजिएगा। तो इसका मतलब जो है, इस आंसर का मतलब है संविधान उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है जिसके तहत अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, यानी कि मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन कर रहा है उसके स्थिति में वो हाई कोर्ट भी जा सकता है और कोर्ट भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है सीधा, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो यह संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो हमारा जो है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश है, ऊंचाई एवं वायु दाब है, पवन, समुद्र से दूरी, पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं हैं। यह सब जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है, भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है, नाम लिखे। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं, नाम लिखना। तो भारत में जो है 4 प्रकार की, भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं होती है। भारत में 4 ऋतुएं होती है। पहला जो है शीत ऋतु,
ये दिसंबर से फरवरी तक होता है। और दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, ये मार्च से जून तक होता है। तीसरा है वर्षा ऋतु, जून से सितंबर तक। और पीछे हटता मानसून, ये अक्टूबर से नवंबर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है जर्मनी में नाजीवाद के क्या कारण थे। नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। तो जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी के आर्थिक मंदी, वाइमार गणराज्य की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण थे जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रखिएगा। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन निम्न प्रकार से किया जाता है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इससे कम होने पर उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम के दिन ये देख रहे हैं तो आप देख कर ही जाइए, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो और अच्छे अंक प्राप्त करके सफल हो। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था। बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया था। जिसे या जिस लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जिसे है, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बस्तर में आदिवासियों का जीवन वनों और उससे मिलने वाले खाने के सामान पर ही आधारित है। वनों के लिए आदिवासी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। ये जो बस्तर के लोग था, वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्यों विद्रोह किया था कि साल 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया था, और आदिवासी इसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करें और उनके मुख्य वृक्ष का नाम लिखें। तो यह है, यह वन पारदीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। भारत में यह वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। यह जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का मुख्य वृक्ष और उसका वर्णन है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है। लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों। आप ये समझिए कि लोकतंत्र में अगर चुनाव नहीं होगा तो एक ही नेता बार बार वही रहेगा और वो अपना मनमानी करते जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो हम इसका आंसर बता देते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला है, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। लोकतंत्र में जो है सभी व्यक्ति अपना प्रतिनिधि, जो कैंडिडेट होता है, उसको चुनने का अधिकार है। और दूसरा है, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। जो लोग हैं वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनाव करते हैं, यानी कि जिसका साइकिल छाप है वो जानता है कि ये आदमी अच्छा है तो वो उस आदमी को ही वोट देगा। तो वही है कि लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर नहीं, मतलब तीसरा कारण है कि चुनाव नहीं होने से कोई नेता तानाशाह हो जाएगा। यानी चुनाव नहीं होने से नेता जो है वो तानाशाह हो जाएगा। उस तानाशाह यानी वो बहुत, उसको डर भी नहीं होगा, मन में डर भी नहीं होगा चुनाव नहीं होने से, कि चुनाव नहीं होगा तो कौन, मैं ही नेता बनूंगा, मैं ही अगला भी नेता बनूंगा। इसीलिए ये चुनाव नहीं होने से नेता तानाशाह हो जाएगा। और चौथा पॉइंट जो है, चुनाव नहीं होने से नेता के मन में डर नहीं होगा। ये सब जो है लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है, इसका आंसर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अधिकार से आप क्या समझते हैं। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। मानवाधिकार यानी होता है मानव का अधिकार।
मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों में से है जो मौलिक अधिकारों में है। यह अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को दी गई है। यह है मानव अधिकार, जो है मानवाधिकार मतलब मानव का अधिकार है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? कौन लोग जो है खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो जाते हैं, यानी खाने के लिए उसे तलाश करना पड़ता है। तो देखिए कि निम्न लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों जिनके पास भूमि नहीं होता या फिर उत्पादकता बहुत कम होती है, वह खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। यानी कि जिसके पास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी वर्ग के जो लोग हैं उसके पास भूमि नहीं होता, अगर भूमि होता भी है तो उत्पादकता बहुत कम होती है, जिससे वह बहुत जल्दी इसका शिकार, खाद्य सुरक्षा का शिकार हो जाते हैं, उसको खाने के लिए भटकना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट जो है, वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। यानी कि वो प्राकृतिक जंगल के बीच में उस गांव बसा है, तो वो सब सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो उन्हें काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। ये बात जो है, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है कि निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। देखिए इसका आंसर, जो लोग अपनी बुनियादी सुविधा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत को भी नहीं पूरा कर पाते हैं उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि खाने के लिए 2 वक्त का रोटी भी जुटा नहीं सकता, कपड़ा, अच्छे कपड़े भी उसको जुटा नहीं सकता और पक्का मकान भी बना नहीं सकता, जो वो सब पूरा नहीं कर पाता है, उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। पर समय और स्थान के साथ इस रेखा में परिवर्तन होता रहता है। समय और स्थान के साथ यह परिवर्तन होता है क्योंकि हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं ना, क्योंकि हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं, इसीलिए समय और स्थान के साथ इस रेखा में परिवर्तन होता रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नात्सी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे? नात्सी लोग द्वारा यहूदियों से घृणा करने की निम्न वजह थी। ना किसी विचारधारा के अनुसार जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदी ही है। यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। जर्मनी के अनुसार यहूदी हत्यारे और सूदखोर थे। यहूदी लोग मुख्य रूप से धन उधार होने का धंधा करते थे। ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ? 2 कारण बताएं। 2 कारण बताना है कि औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती क्यों विस्तार हुआ। तो देखिए, उस काल को जब अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना शासन किया, जो हम गुलाम थे, हम लोग गुलाम थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उस समय की बात है। उस काल को जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शासन किया उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। इस काल में खेती का खूब विस्तार हुआ जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला जो है, अंग्रेज़ों ने व्यवसाय फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास का खूब विस्तार किया क्योंकि इनकी खेती से अधिक प्राप्त होने की संभावना रहती थी। और दूसरा जो है, इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था, इसलिए व्यावसायिक खेती का विस्तार हुआ। तो ये सब जो है औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का विस्तार हुआ था। तो अगर आप इस वीडियो को देखे हैं और समझे हैं और याद भी किए हैं तो आप सबको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैंने जो पहले वाला वीडियो और इस वीडियो में जो बताए क्वेश्चन, उससे 100% श्योर है कि 15 या 20 नंबर का उससे आएगा ही आएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप 28 जून को आप एग्ज़ाम देकर आइएगा और देखिएगा कि एग्ज़ाम में मैंने जो क्वेश्चन बताए उससे कुछ मैच करता है या नहीं। तो अगर मैच करता है तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मैच किया था, आप बहुत अच्छे, यानी कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर मैच नहीं किया तो आप लाइक भी नहीं कीजिए, सब्सक्राइब भी नहीं कीजिए, आप जो मन करे वो नहीं कीजिए। अगर
एग्ज़ाम में वो सब आए भी, थोड़े बहुत भी आए, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।